जय हिंद। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHDAE 182 के यूनिट 3 को देखेंगे, चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर 3 का नाम है स्वर के प्रकार। जैसे आप सभी देख पा रहे हो, स्वर के प्रकार। और इससे पहले हम लोग यूनिट 1 और 2 को देख चुके हैं। जो भी अभी तक यूनिट 1 और 2 कवर नहीं किए उसको जरूर कवर कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है BHDAE 182 के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिट 3 में क्या कहा जाता है। स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार में जैसे कि कहा जाता है यहाँ स्वर की परिभाषा एवं स्वरूप और उसके स्वर के वर्गीकरण के आधार पर और के स्वर के प्रकार क्या है, इसके प्रकार को हम लोग देखेंगे। जैसे कि कल के सेशन में हम लोग स्वर और व्यंजन वर्ण की थोड़ी सी झलक देखे थे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। आज के इस सेशन में उससे आगे की ओर देखेंगे। ठीक है, और जैसे कि इस सब्जेक्ट में जो ना हिंदी व्याकरण ज़्यादातर देखने को मिलेगा और क्वेश्चन भी हिंदी व्याकरण से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी ऐड कर रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी ऐड करके दिखा रखा है। प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी मैं कवर कराते चल रहा हूँ और उसका भी सेशन अपलोड कर रखा है एक अलग से। ठीक है, चलिए देखते हैं सब स्वर की परिभाषा एवं स्वरूप क्या है उसके बारे में जानते हैं। और से कल के सेशन में हम लोग देखे भी थे स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। आज के सेशन में भी देखेंगे और उससे आगे की ओर जानेंगे। ओके, तो देखिए इसकी परिभाषा जो है, स्वर वर्ण की परिभाषा यदि आप समझना चाहते हैं उससे पहले आप व्यंजन वर्ण की अगर परिभाषा समझ जाते हैं तो स्वर वर्ण की परिभाषा समझने में आसानी हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि देखिए व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसकी उच्चारण करने में, जिसको बोलने में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे सबसे पहली बात, जैसे एक एग्जाम्पल ले लूँ, को कैसे बोलते हैं, क प्लस ओ। आप उच्चारण कर लो, क प्लस अ आता है, जिसमें से देखिए क जो है एक व्यंजन वर्ण है और अ जो है ये स्वर वर्ण है। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ ये सभी जो है ना स्वर वर्ण है, और बाकी क ख ग घ च छ ज झ ये सब जो है ना व्यंजन वर्ण है। तो कहा जाता है व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारण किया जाता है, बोला जाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिसकी उच्चारण करने में ना ही व्यंजन वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, वो केवल जो है स्वर वर्ण की सहायता से बोल सकते हैं। ठीक है, केवल वो स्वर वर्ण की सहायता से ही बोल सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लूं, जैसे भी मैंने बताया था अ जो है ये स्वर वर्ण है, इसके उच्चारण में देखिए अ ही आ रहा है, ओ, इसमें ना क ख ग कुछ भी उच्चारण आ रहा है, आप बोल के समझ सकते हो ओ। फिर एक एग्जांपल ले लो आ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ओ प्लस ओ। ठीक है, देखिए स्वर वर्ण नहीं आए, व्यंजन वर्ण की सहायता इसमें नहीं लेनी पड़ी, तो स्वर वर्ण उसे कहते हैं। ठीक है, कि किसी की सहायता ना लेना पड़े। ओके, जैसे कि यहाँ पे भी दिया गया है, स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वयं उच्चरित होती है, मतलब कि स्वयं से बोला जाता है और किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, इसके विपरीत जैसे अभी देखा मैंने बताया व्यंजन वर्ण उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वर वर्ण की सहायता से उच्चरित होते हैं। क्लियर, चलिए तो ये बातें हैं। ओके, तो यही है, सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, यही सब इसमें लिखा गया है। सटीक शब्दों में मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, यही स्वर वर्ण की परिभाषाएं। ठीक है, और उसके बाद आगे कहा जाता है स्वर वर्ण के स्वरों के वर्गीकरण के आधार पर, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए वर्गीकरण के आधार पर कैसे कैसे स्वर वर्ण को बोला जाता है, कैसे कैसे उच्चारण किया जाता है। सबसे पहला आता है जीव की स्थिति। किसी भी स्वर उच्चारण में जीव का विभक्त भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अग्र, मध्य और पश्चिम भाग के आधार पर अथवा कभी तालु के अति निकट तो कभी बिल्कुल नीचे अथवा कभी तालु के आसपास की स्थिति स्वर वर्णों का वर्गीकरण होता है। मतलब कि स्वर वर्ण की जो उच्चारण होती है उसमें जीव का अहम भूमिका होती है। कभी जो है वो अग्र जीव आप बोलेंगे तो कभी जीव आगे आ जाती है, कभी मध्य में ही रहता है, ये कभी पीछे भी चला जाता है। मतलब बोलने के उच्चार क्रम में जो है ना जीव का जो प्रयोग होती है, जो उसका आगे पीछे होना, ये सभी जो है ना ये वर्गीकरण का आधार है, स्वर वर्णों का आधार है। ठीक है, उसी तरह कहा जाता है ओष्ठों की स्थिति के बारे में भी यही कहा जा रहा है। ठीक है, ओष्ठों का वृत्ताकार करके स्वर वर्णों का उच्चारण हो तो उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। हिंदी में ऊ, जैसे आप बोलते हैं हर्ष ऊ, दीर्घ ऊ या ऊ, ओ, औ। देखिए इस तरह से जो है हम लोग ओष्ठ को जो आगे करके देखते हैं, आगे करके जैसे कौवा के लोड होते हैं उसी तरह से हम लोग बोलते हैं, ओ हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो उसी तरह है, यही सब बातें कही गई है। उसके बाद इसकी मात्रा का आशय स्वर वर्ण उच्चारण के लगने वाले समय की मात्रा है। यानी कि अब जो है ना जैसे कि दीर्घ के बारे में बताया जाता है, हर्ष ऊ आ, दीर्घ ई, दुर्ग ऊ,
ओ, नहीं मतलब कि समय इसमें काफ़ी लगता है। इसी में अगर हम लोग हर्ष ई वाला बोलेंगे तो हर्ष ई, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ता है। जैसे हर्ष ऊ, मतलब कि समय लगता है, मात्रा इसमें दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो यही बातें गई है। उसके बाद कौवे की स्थिति हो गया, ठीक है, सेम उसी प्रकार के इसमें दिए गए हैं। उसके बाद के उच्चारण, स्थान और प्रयत्न, इसके स्थान और प्रयत्न के बारे में देखते हैं। हिंदी के मूल स्वरों और उनके रूपों के उच्चारण, स्थान एवं प्रयत्न की चर्चा निम्नलिखित रूप से की जाती है। जैसे स्वर वर्णों के बारे में कहा जा रहा है तो हम लोग अ, आ, जो भी स्वर वर्ण होते हैं उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग आप यदि मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी तो एक तो सिंपल तरीके से है, आप इसको समझ भी सकते हैं, एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं इसको समझाना चाहूँ तो ये सेशन बचकाना जैसे सेशन लगने लगेगा, क्या है ना। तो ये सब सिंपल तरीके से इसमें नहीं, तो ऐसे मैंने बता भी दिया। हर्ष ऊ, दुर्गऊ में क्या क्या लगता है, ठीक है। जीवहा का प्रयोग होता है, ओष्ठ का प्रयोग होता है, कितनी मात्रा का प्रयोग होता है। दीर्घ ई वाला में जो है ना समय की मात्रा, जो है मात्रा का ज़्यादा मतलब प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार इसमें दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको सिंपल तरीके से पढ़ सकते हैं। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं अब क्या कहा जाता है, स्वर के प्रकार। स्वर के जो है ना कितने प्रकार होते हैं, इसके उच्चारण को सही तरीके से आपको दर्शाना है। तो कहा जाता है कि आप जानते हैं कि कुल 11 स्वर हैं। जैसे कि हिंदी व्याकरण में जो है ना कुल 11 स्वर हैं, और अगर इंग्लिश ग्रामर में अगर वही देखा जाए, स्वर का जो इंग्लिश क्या होता है, वोवेल होता है, तो कि ठीक है। तो वोवेल टोटल 5 ही होते हैं। तो आप इंग्लिश और हिंदी में अंतर समझ सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में जो होगा वही हिंदी में ही होगा, ऐसा नहीं है, कदापि नहीं है, ठीक है। तो हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, इसको ध्यान रखना है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, हर्ष स्वरों, दीर्घ, उसके संयुक्त स्वर। ये हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ये 3 प्रकार के स्वर हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। हर्ष स्वर में क्या कहा जाता है, आपको स्मरण होगा कि स्वरों के वर्गीकरण के विभिन्न आधारों की चर्चा के दौरान मात्रा का भी एक प्रमुख आधार होती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी चर्चा किया था मैंने मात्रा के बारे में, कि कहा जाता है हर्ष ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, इसमें मतलब मात्रा की ज़्यादा फोकस होती है, समय लगता है। तो ठीक उसी प्रकार हर्ष मतलब होता है हर्ष ऊ या हर्ष दुर्ग, ये सभी में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। हर्ष स्वर को शॉर्ट वायल के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी जो ना टॉपिक है, और मतलब कि इसको समझ सकते हो, इसको सही तरीके से आप लिख सकते हो कि हर्ष स्वर को शॉर्ट वायल करके जानते हैं। जैसे आप थोड़ा सा यहाँ मात्राओं का अर्थ स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा, जैसे भी जस्ट मैंने बताया। अतः हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में समय कम अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। यानी कि हर्ष ऊ वाला जो है, जैसे भी पहले भी बताया था मैंने, हर्ष ऊ वाला जो है ना, हर्ष मतलब कि जो ना छोटी मात्रा वाला उसमें कम समय लगता है। जैसे कि हर्ष ई, ठीक है, हर्ष ई में कम समय लगेगा। हर्ष ऊ, देखिए क्लियर करके मैं समझाता हूँ। हर्ष ई में कम समय लगेगा, हर्ष ऊ में कम लगेगा, ठीक है। ये सब यहाँ एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, ओ, हर्ष ई, दीर्घ री, ये सब में कम समय लगेगा। तो ये हर्ष ऊ हो गया, ठीक है। तो यही बातें कही गई है। उसके दीर्घ, दीर्घ में जो ना क्या कहता है, समय की मात्रा ज़्यादा लगता है, अधिक समय लगता है, ठीक है। उन्हें दीर्घ स्वर्ग कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखियो, अ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए ओ, और ये सभी जो है ना 7 हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या जो है ना 7 है। तो इसको ध्यान रखना, आप एग्जाम्पल भी देना, ठीक है। तो ये है स्वर, दीर्घ स्वर। उसी तरह देखिए दीर्घ स्वर में देखिए ऐ, ऐ, जैसे एग्जाम्पल देखिए ए, यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, ठीक है। तो ये दीर्घ का जैसे अ प्लस ओ आ, मत प्लस अनुसार, मतानुसार। अभी मैंने बताया था कि ओ आ का कैसे हम लोग बोलेंगे, इसको अ प्लस अ, यानी कि 2 आ अ जो है मिलके आ बनता है। तो उसी एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें कहा गया है कि मत प्लस अनुसार। देखिए म तो लास्ट वाला देखिएगा, तो क्या होता है, तो प्लस अ होता है, ठीक है। लास्ट में अ आ गया, फिर देखिए शुरुआत में अ आ गया, अ आया, तो मतानुसार यहाँ तो में आ कर आ गया। तो ये सभी ध्यान देने हैं, 2 अ आ गया, इसी के अनुसार यहाँ पे आ गया। उसी तरह ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है, तो पे अ आता है, गो पे गो मतलब गो प्लस अ, ठीक है। यहाँ हलंत लग जाएगा, ठीक है। तो ये बातें कही गई है। उसी प्रकार इसमें ही आ का प्रयोग यहाँ हुआ है, इसीलिए ओके। तो ये बातें दी गई है। उसके बाद हम लोग इसी तरह एग्जाम्पल दिए गए हैं, हर्ष ऊ, दीर्घ ऊ, हर्ष ऊ, दीर्घ ऊ, ये सभी के बारे में एग्जाम्पल एक एक करके मात्रा दिए गए हैं। उसके बाद कहा जाता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, वैदिक काल में संयुक्त स्वरों की संख्या 4 थी, ठीक है, 4 थी। जैसे कि ये स्वर थे ए, ओ,
ये 4 संयुक्त स्वर थे, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। लौकिक संस्कृत एक आते 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 संयुक्त स्वरों की संख्या 2 रह गई है। ए और ओ मूल स्वर वर्ण बन गए। पाली, प्राकृत, अपवर्ष जैसे मध्यकालीन भाषाओं में इन दोनों संयुक्त स्वरों को लोप हो गया। मतलब कि ये सभी जो है ना, अभी वर्तमान समय में संयुक्त वर्णों की संख्या को 2 माना गया, मूल स्वर बन गया है ए और ओ, और बाकी जो है ना ये सब भाषाएं के माध्यम से ये सब लुप्त हो गए, लोप हो गए, मतलब गुप्त हो चुकी है। ओके, यही बातें कही गई है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ए से भैया, मैया, रुपैया, ये यहाँ ए के बाद यो यानी कि श्रुति है, ठीक है, यहाँ वह श्रुति है, उसी तरह से इसमें दिया गया है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं मूल स्वर। मूल स्वर क्या होता है इसको भी देखते हैं। जो स्वर ना अग्र रेखा की समीप है ना पश्च रेखा के केंद्र स्वर कहलाते हैं। यानी कि जो आगे की जो होता है ना एक प्रक्रिया कि जीव कभी आगे चले जाते हैं, कभी पीछे चले जाते हैं, कभी मध्य रहते हैं, ये जहाँ ना ही अग्र होते हैं, ना ही समीप होते हैं, ना ही पश्च हो जाते हैं, मतलब आगे ना पीछे ना बीच में रहते हैं, ये केंद्र स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ऐसे ही स्वर हैं। नागरी लिपि में मात्रा पद्धति है, ये मात्राएं स्वरों की चिन्ह होती है। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से दिया गया है, यहाँ पे ओ हर्षई में, उसका भी एग्जाम्पल दिया गया आ किस तरह से इसका चिन्ह होता है, हर्षई, ठीक है, ये सभी चिन्ह दिए गए हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा। दीर्घ स्वर सेम उसी प्रकार के हैं, जो इस साइड से लग जाए और ऐसे लग जाए, और ठीक है, ओ डबल यहाँ पे आपको चिन्ह दिया गया है। क्लियर? तो ये बातें हैं। अ की स्थिति, अ जैसे भी मैंने बताया था, अ एग्जाम्पल ले लो, प प्लस अ, ठीक है, ये सभी जो है अ की स्थिति है, और बोध प्रश्न है। इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यही बातें हैं इसमें दी गई है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है और कुछ समझाने लायक भी नहीं है, और आप सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, और इस तरह से देखा जाए तो हम लोग पूरा टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये सेशन जो ना समझ आ चुका होगा। ओके, तो देखिए सारे टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट था सारे को कवर कर चुके हैं, और बहुत ही जल्द 4th यूनिट भी आ जाएगी। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।